इस समय हमारे साथ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल साहब हैं। सर, जिस तरह से काठमांडू में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये नेपाल में लोकतंत्र तो है ना, तो लोकतंत्र में कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, कुछ असंतुष्टि व्यक्त करते हैं, कोई आलोचना करते हैं, कोई विकास करते हैं। ये तो सामान्य बात के विषय है ना। इसीलिए ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन नेपाल में जब हमने 62-63 में या 2006 ईस्वी सम्मत में नेपाल में जो परिवर्तन हुआ, ये एक बड़ा परिवर्तन है नेपाल में कि डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन हमने संपन्न किया है। उसके बाद हमने लंबे समय लगाकर संविधान सभा से संविधान भी बनाया। संविधान बनाने के बाद नेपाल में आम जनता का जो एक इच्छा था, आकांक्षा था कि नेपाल में बहुत शीघ्र से अब परिवर्तन होगा, हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन होगा, ये अपेक्षा था जनता का। लेकिन जो सरकार बनाया, उसके बाद जो सरकार बने निर्वाचन के बाद, उन सरकारों ने यथार्थ में जनता के जो इच्छा आकांक्षा था उसको प्रतिबिंबित नहीं किया गया। इसीलिए जनता में अभी असंतुष्टि है, आक्रोश है, विरोध है। तो इस विरोध को उपयोग करके कुछ लोग नेपाल को पीछे की ओर फरकाने के लिए भी वो प्रयत्न कर रहे हैं। वो पुनरुत्थानवादी लोग हैं। सर, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, फिर से राजशाही के लिए सैकड़ों रोड पे उतरे हुए हैं, तोड़फोड़ भी किए, आगजनी भी किए, जिसमें जाने भी गई हैं। तो क्या कुछ खास होना चाहिए अभी? नहीं, नेपाल एक बहुधार्मिक देश है, बहुजातीय देश है। नेपाल एशिया के एक ऐसे विशिष्ट देश है जिसमें प्राचीन काल से ही जो विकसित हुए आर्यन लोग और मंगोलियन रेस के लोग और द्रविड़ रेस के लोग और ऑस्ट्रियन रेस के लोग, ये 4 महाप्रजाति के लोग नेपाल से आते जाते थे। उसी प्रक्रिया में नेपाल में बहुत से लोग यहाँ पर बैठे और नए नए जाति का विकास हुआ है यहाँ पर। अभी सर, क्या लोग यहाँ से सरकार से असंतुष्ट हैं? क्या बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो आम जनता रोड पे उतरी हुई है, इस तरह उपद्रव कर रही है? नहीं, ये जो मैं कह रहा था ना, एक बहुजातीय देश है, बहुधार्मिक देश है। इसीलिए यहाँ पर कोई हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले हैं, कोई किरात धर्म में विश्वास करने वाले हैं, कोई बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाले हैं। बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाले लोग भी बहुत है यहाँ पर, क्योंकि ये तो बुद्ध का जन्म वाला देश है ना। गौतम बुद्ध नेपाल में जन्म हुए थे, इसीलिए कपिल वस्तु नेपाल में ही है। इसीलिए ऐसे देश में एक ही धर्म के प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, सभी में समानता चाहिए, सभी को अधिकार चाहिए। सर, आप भी देश के प्रधानमंत्री रहे नेपाल के, क्या कुछ खास आपने नेपाल के लिए, क्या जनता के लिए आपने अपने समय में क्या किया कार्यकाल में? मेरा कार्यकाल तो बहुत छोटा रहा। उस समय हम संविधान बना रहे थे। संविधान बनाने के लिए हमने संविधान बनाना और शांति स्थापना करना, ये 2 कार्यभार था हमारे समय में। उस कार्यभार को संपन्न करने के लिए हमने बहुत कुछ किया। लेकिन जब संविधान बनाने के बाद जो निर्वाचन हुआ ना, वो निर्वाचन के बाद जो सरकार बने नेपाल में, उन सरकारों ने नेपाल को जो सामाजिक आर्थिक रूपांतरण करना चाहिए था, कृषि में रूपांतरण करना चाहिए था, देश में भूमि सुधार करना चाहिए था, राष्ट्रीय औद्योगिकरण के एक लहर को सृजना करना चाहिए था, देश के अपने ही कच्चा पदार्थ के आधार पर अनेक नए उद्योग बना सकते हैं हम, लेकिन कुछ भी नए उद्योग नहीं बनाए। यानी कि सर, आप भी असंतुष्ट है सरकार से, जैसे जिस तरह से जनता संतुष्ट है, जनता जिस तरह से आक्रोशित है और विकास नहीं हुआ। अभी सर हम लोग आ रहे थे, सुरौली बॉर्डर होके आए हैं, लगभग 120 किलोमीटर रास्ता ऐसा था कि हमें 12 घंटा लग गया। अच्छा, तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? क्या विकास का सबसे बड़ा मुद्दा ये? हाँ, जरूर, विकास का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। अब सामाजिक आर्थिक रूपांतरण का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। और इसमें जो बेरोजगारी फैल रहा है ना नेपाल में, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार ऐसे व्यापक फैल रहा है। इसीलिए
ये जो नई सरकार है, नई सरकार जनता और राष्ट्र के हित में दृढ़ता पर जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जनता में असंतुष्ट है। मैं भी असंतुष्ट हूँ। बिल्कुल सर, जनता जो रोड पे उतरी है वो भी असंतुष्ट है, लगातार नारेबाजी कर रही है। लेकिन अगर सरकार की बात करें, जिस तरह जनता करी, हम लोग शांतिपूर्वक, संविधान के थ्रू शांतिपूर्वक हम लोग अपना जुलूस कर रहे थे, बीच में कुछ उपद्रव करता आते हैं, सरकार के लोग तोड़फोड़ करते, आगजनी करते हैं, उनको ना गिरफ्तार करके राजा के जितने भी करीबी थे उनको गिरफ्तार किया गया। नहीं, राजा जो इस समय जो क्रियाकलाप कर रहे हैं ना, राजा को ऐसा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए था। अब नेपाल में कोई राजा ही नहीं है। हमारे देश में राजा राम है, राजा शाक्य है, राजा प्रसाद है, ऐसे बहुत राजा नाम के लोग तो बहुत है यहाँ पर। लेकिन जो परंपरागत रूप से जो राजतंत्र के रूप में राजा आप समझते हैं ना, उनको तो 16 वर्ष अगाडि में पहले ही हमने उन्मूलन किया गया है, इसीलिए अब कोई राजा नहीं है। पूर्व राजा के रूप में ज्ञानेन्द्र है, लेकिन पूर्व राजा के हैसियत में उनको रहना चाहिए था। अब नेपाल गणतंत्र है, गणतंत्र को उनको मानना चाहिए था। गणतंत्र के आधार पर जो संविधान है उस संविधान को उनको स्वीकार करना चाहिए था, उसी के आधार पर उनका क्रियाकलाप करना चाहिए था। लेकिन तीन कुनी नेपाल के जो एक जगह है, अब तीन कुने कांड भी कहा जा सकता है अभी, तो उनमें वहाँ पर जो कुछ हुआ वो सामान्य एक लोकतांत्रिक गतिविधि नहीं है। वो सर यही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो घटना हुई उसमें सभी लोग का कहना है कि मौजूदा सरकार के कुछ लोग वहां पे आते हैं, सिविल वर्दी में पुलिस वाले आते हैं जो गोलियां चलाते हैं, एक पत्रकार को जिंदा जला दिया जाता है। यही सबसे बात है। पहले तो सरकार ने जिस तरह से उसको शांति सुरक्षा देना चाहिए था, शुरू से ही सरकार ने पर्याप्त रूप से शांति सुरक्षा नहीं दिया, ये एक बात है। लेकिन जो लोग वहाँ पर जमा हुए थे, जिसके नेतृत्व में जमा हुए थे, उनको कंट्रोल करना चाहिए था। जो अराजक भीड़ जमा किए गए थे वो शुरू से ही अराजक था। मैं सब देख रहा हूँ, उससे भी प्रत्यक्ष प्रसारण भी हुआ था उसमें, तो मैं देख रहा हूँ कि वो लोग अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, लेकिन उनके ही लोग अराजक थे, अराजक भीड़ बना रहे थे, इधर उधर विविध आक्रमण कर रहे थे। तो जब एक असुर गैस आया वहाँ पर, तो किसने वो असुर गैस वहाँ पर फेंका, नोबडी नोज, ये तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो भीड़ आक्रामक हुआ, हिंसक हुआ, अराजक हुआ और आगजनी में उतर गया, आक्रमण में उतर गया, लूटपाट में उतर गया, ये तो कोई सामान्य बात नहीं है। राजा लाओ देश बचाओ का सर ये नारा चल रहा है, जगह जगह चल रहा है, जितने भी हुजूम है, जितने भी भीड़ है, राजा लाओ देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र फिर से नेपाल किया जाए। और जो गिरफ्तारियां 123 हुई थी, उन लोगों को रिहा करने की एक मुहिम चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये मुट्ठी भर लोग की बात है। कुछ लोग अभी जो उनका काम नहीं है, और कहाँ से उनको ऐसा दम मिल रहा है, इनको भी इन्वेस्टिगेट हम करेंगे ही, राज्य को करना होगा। लेकिन ओवरहोलिंग मेजॉरिटी नेपाल के जो लोग हैं वो गणतंत्र के पक्ष में है, अग्रगति प्रगति के पक्ष में है, और राजा आओ देश बचाओ के पक्ष में नहीं है। राजा आओ देश बचाओ वाले लोग पूर्व पंच हैं, और थोड़े से जो अभी अभी असंतुष्ट हुए हैं ना, अभी के जो व्यवस्था है, सरकार है, उससे जो लोग असंतुष्ट वाले कुछ लोग भी वहाँ पर है। लेकिन आम जनता इस ढंग से अभी अगाडि नहीं बढ़ रहे। अब वही जो 15 गते का जो कार्यक्रम था ना, इधर वामपंथियों का कार्यक्रम था, वो बहुत से पीसफुल ढंग से, करीब 1 लाख लोग वहाँ पर थे, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम हुआ। लेकिन 3 कोने में जो लोग थे वो 8-10 हज़ार होंगे बहुत से। लेकिन उतने ही समूह में भी इस प्रकार का जो अराजकता देखा गया, अराजनीतिक भीड़ देखा गया, तो उसी से ये लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे चरित्र के लोग हैं, क्या उद्देश्य है इनके, सब कुछ तो स्पष्ट है ना। ये गड़बड़ करना चाहते हैं। कल सर देर शाम 4 बजे सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित थे। ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरे काठमांडू की गड़बड़ हुई थी इस समय।
इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो संसदीय व्यवस्था में जहाँ पर भी होते हैं, मोदी जी भी निकालते हैं, बीजेपी भी निकालते हैं ना वहाँ पर। सर, भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? रोटी बेटी का संबंध तो है, लेकिन इसको और सुदृढ़ करना जरूरी है। इसके राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करना है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है, सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ करना है। नेपाल और भारत जो एक आकार में भिन्न है, जनसंख्या में भिन्न है, संभवतः स्ट्रेंथ में भी भिन्न है, लेकिन नेपाल और भारत दोनों ही सार्वभौम सत्ता संपन्न स्वतंत्र देश है, बराबरी के देश है। इन दोनों देशों के बीच में संबंध समानता के आधार पर हमको विकास करना होगा। तो इस विकास में कुछ समस्याएं हैं। इस समस्याएं के चलते कुछ समस्या अनेक समय निकलता भी है, अभी भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जब हम समस्या समाधान करते हैं तो हमारे देश के बीच में रोटी बेटी ही नहीं, हमारे रक्त संबंध भी है। इसीलिए उस समय को, उस संबंध को ध्यान में रखकर, ये ऐतिहासिक संबंध को ध्यान में रखकर इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, दोनों देशों के सरकार को बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और इस संबंध को अच्छे संबंध में रूपांतरण करना चाहिए। अभी भारत सरकार ने एक नीति अख्तियार किया गया है ना, छिमेक फर्स्ट नीति। ये बहुत अच्छा नीति है, हम प्रशंसा करते हैं भारत के इस विदेश नीति को, छिमेक नीति को। लेकिन छिमेक फर्स्ट के आधार पर जिस ढंग से सभी देशों से एक बहुत अच्छा संबंध विकास करना चाहिए था ना, उस ढंग से अभी भी संबंध विकसित नहीं हुआ है। सर, अगर ओली सरकार की बात करें तो ओली सरकार कितना गहरा संबंध भारत से करना चाहते हैं? ओली सरकार जिस ढंग से चल रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे देश में जो संविधान है, संविधान के मर्म और भावना, नेपाली जनता के मर्म और भावना के आधार पर नहीं चल सक रहे हैं अभी। और नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है उसको सुमधुर और सुदृढ़ करना चाहिए, लेकिन समानता के आधार पर। जैसे कि हमारे बॉर्डर में भी समस्या है ना, आप जानते हैं लिम्पियाद्वारा के बारे में, काला पानी के बारे में और लिपुलेख के बारे में।